अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जब भी अपन पढ़ेंगे उसमें दिए गए 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में हम चारों की बात करेंगे, है ना, कि वो आंसर क्या कहता है या उस ऑप्शन से पर्टिकुलर कौन सा और क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने दिखलाई पड़ता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनता है। तो ऑप्शन है आपका शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि जब आप आधुनिक काल को पढ़ते हो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद क्रमशः कौन कौन से शासक सम्राट बनते हैं वहां पर, तो आपको उनके नाम याद आने चाहिए या होने चाहिए। जैसे कि पहला जो शासक बनता है आपका वो है आपका शाह बहादुर शाह। और बहादुर शाह के बाद जैसे आप पढ़ते हो कि फर्रुखशियर बनता है, जहांदार शाह के बाद बनता है फर्रुखशियर। और उसके बाद फिर ऐसा एक समय आता है जहां पर एक ही वर्ष में मुगल बादशाह या मुगल सम्राट जो है वो 4 बनते हैं जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। वो समय लगभग आपको मिलता है 1719 का, ठीक है ना, जहां पर सैयद बंधुओं का प्रभाव रहता है और उस प्रभाव से आकर के एक ही वर्ष में लगातार 4 मुगल बादशाह गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर आता है वो है मोहम्मद शाह का, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को अब इनको कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे पहला बादशाह आपका बहादुर शाह को क्या बोला जाता है, शाह बेखबर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है जहांदार शाह को और क्या बोलते हैं, लंपट, मूर्ख। और इसके बाद फिर आपका फर्रुखशियर, गणितकार, और मोहम्मद शाह रंगीला। इससे संबंध में क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा जा चुका है ना, कि रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो वो उसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, ठीक है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है आपका अकबर द्वितीय, और तीसरा है आलमगीर द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला पेंशन, जैसे हम बात करें शाह आलम द्वितीय की, शाह आलम द्वितीय का समय पीरियड क्या था, कब से कब तक ये मुगल काल की या मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, तो 1759 से लेकर 1805 के आसपास तक ये गद्दी पर बैठा था। और इसके समय पर अनेक विद्रोह या क्रांतियां भी होती हैं, ठीक है ना। मैंने इसका टाइम पीरियड क्या बताया, 1759। तो 1759 के बाद आप 1760 का ईयर देखते हैं, इस समय पर एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम मिलता है आपको ग्वांडी वॉर्स का युद्ध। यह युद्ध किसके मध्य हुआ, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और अंतिम रूप से वो क्या थे, भारत छोड़कर चले। इसके बाद पानीपत का सेकेंड युद्ध भी कब होता है, 1761 में, ठीक है। फिर आप प्लासी का वो युद्ध देखते हो, लेकिन प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जो इसके शासनकाल में नहीं होता। और इसके कुछ वर्षों उपरांत भी बक्सर का युद्ध आप देखते हो 1764 में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय ही एक ऐसा मुगल बादशाह है जो पहली बार, अब जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होने के उपरांत एक संधि हमेशा याद रखो आप, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। पहली संधि में ही मुगल बादशाह के साथ में अंग्रेज क्या करते हैं, उसको पेंशन के रूप में 26 लाख की वो पेंशन देते हैं, और उसको मुगल बादशाह के रूप में बस एक नाममात्र के रूप में वो दिल्ली गद्दी पे बैठा रहता है, ठीक है। और इसके बाद फिर जब आगे आप बढ़ते हो तो एक समय पर ऐसा आता है जब मराठों का भी उत्कर्ष होता है, ठीक है ना। फिर ग्वालियर और सिंधिया और होलकरों के साथ में मिल करके मराठों की शक्ति का उत्कर्ष होता है, और वो शक्तिशाली होते हैं और उत्तर भारत में भी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हैं। और इसके उपरांत मराठों का पेंशनर बनने वाला भी पहला जो व्यक्ति है वो कौन सा है, शाह आलम द्वितीय ही है, ठीक है ना। एक समय ऐसा आता है कि मराठे जो है पुनः उसको दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा देते हैं। इसके बाद, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो है ए नंबर, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला शासक था, ठीक है, अकबर द्वितीय। और आपको पता है कि अकबर द्वितीय ही वह व्यक्ति है जिसने मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है ना। और वो ब्रिटेन भेजा गया था उनको कि जाओ और मेरे लिए थोड़ा सा पेंशन बढ़ाने की आप बात करो, और वो गए भी थे, और वहीं ब्रिस्टल में उनकी जो है तो मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, 1833 में।
इसके बाद शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 1754 से लेकर 59 के मध्य है, और इसी के शासनकाल में जो है आपका प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए नंबर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय व्यापारिक समुदायों के भारत आगमन के कालक्रम को निम्न में से कौन सही रूप में दर्शाता है। तो ये मोस्टली सभी से बन जाता है कि है ना, पहले कौन आया और बाद में कौन आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान ये देना है, हम जानते तो हैं कि पहला, अच्छा, जो भारत आने वाला जो पहले विदेशी थे वो पुर्तगीज थे, और अंत में जाने वाले वो भी पुर्तगीज ही थे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। बाकी इसका जो आंसर है वो है आपका बी नंबर, कि पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, इसके बाद डेन आते हैं, और लास्ट में आते हैं आपके फ्रेंच, ठीक है। तो पुर्तगीज ही हैं जो पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो वो इसका सही होगा। अच्छा, ये आते क्यों है? व्यापार करने के लिए। ये पुर्तगीज क्यों आते हैं? कोलंबस क्यों आया? बार्थोलोमेओ डियाज का नाम सुना है? ये पहला व्यक्ति है जो, हम ऐसा पढ़ते हैं कि कोलंबस ने भारत की खोज की, तो यह कथन सत्य है? नहीं है। निकला था खोज करने के लिए अमेरिका को। नहीं, तो मैंने अभी जो बोला ये कथन सत्य है क्या कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा पढ़ते हैं? नहीं सर, वो सी रूट की खोज की थी भारत को। हाँ, तो बिल्कुल। अरे, भारत का व्यापार तो प्राचीन भारत में भी विदेशों के साथ हो रहा था, लेकिन जो बात अब थी, आपने पढ़ा होगा विश्व इतिहास में एक ईयर आता है 1453 का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर बर्बर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और तुर्की ही एक ऐसा देश है जो कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य जो है सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है ना। तो अब जब तुर्की पर बर्बर तुर्कों का जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है, तो अब जो है यूरोप वासियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास चूंकि जो व्यापारिक स्थलीय मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, अब कोई ना कोई नया मार्ग की उनको तलाश करनी है। तो अब वो एक ही मात्र उपाय है, या तो आप जलीय व्यापारिक मार्ग की खोज करो। तो जलीय व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए जो है तो वहां के लोगों को प्रोत्साहित किया गया, और उनमें पहला आपका है, जैसे कि बार्थोलोमेओ डियाज की मैंने बात की, वो पहला व्यक्ति है जो केप ऑफ गुड होप पर आता है और वहां से फिर वो वापस लौट जाता है, ठीक है। इसके बाद कोलंबस जाता है। कोलंबस जो है तो वो पश्चिम की ओर निकल जाता है और वेस्ट इंडीज के द्वीपों की वो खोज करता है, ठीक है। हालांकि अमेरिका का नाम जो किस पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? कोलंबस को दिया जाता है, ठीक है। फिर 1498 में आपका वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचते हैं कालीगढ़ बंदरगाह पर, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी कि कब पहुंचे वो, ठीक है। तो 1498 में कहां उतरे वो? कालीगढ़ बंदरगाह पर। वहां का शासक कौन था? जामोरिन था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन है आपका सही वो है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली राजधानी थी। अब यहाँ पर बात यह है कि पुर्तगाली राजधानी के रूप में जब पुर्तगीज आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो पहली बार उन्होंने जहां पर अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, ठीक है ना। अब ये कोठी क्या होती है? हम पढ़ते हैं फैक्ट्री बनाया, कारखाना बनाया, कोठी बनाया। तो ये होता क्या था उस समय पर? अब आपको पता है कि ये सारे के सारे लोग आए थे व्यापार करने, है ना। तो कारखाना, फैक्ट्री इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने कोठी स्थापित की। वो कोठी होती क्या थी बेसिकली, कि वो भारत से माल को खरीद कर अपना एक गोडाउन बनाया। उस गोडाउन में वो क्या करते थे? उस माल को इकट्ठा करते जाते और फिर जलीय मार्गों से वो दूसरे देशों में वो जाकर के बेचा करते, ठीक है ना। तो बेसिकली वो कोठी जहां पर स्थापित की वही उनकी पहली राजधानी कहलाई। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी है कोचीन, और ऑप्शन डी है कालीगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है कोचीन, ठीक है। तो कोचीन को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया 1503 में। इसके बाद है पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नरों के कालानुक्रम को सजाइए। नंबर 1 है फ्रांसिस्को मार्टी, नंबर 2 है ड्यूमस, नंबर 3 है लियोनोर, नंबर 4 है ली लैगली, और नंबर 5 है डुप्ले, ठीक है।
तो इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 13254। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष वह अधिनियम पारित किया जिसके तहत सभी अंग्रेजों को पूर्व में अधिकार व्यापार करने का समान अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें जो अब आपको पता है कि जो बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो किसके घोषणा पत्र के अनुसार बनी थी? महारानी एलिजाबेथ। जब आप इंग्लैंड की क्रांति को पढ़ते हो तो वहां पर दो वंशों को पढ़ते हो आप, है ना, एक है आपका ट्यूडर वंश और दूसरा पढ़ते हो आप स्टुअर्ट वंश। तो ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका होती है कौन? एलिजाबेथ। और उसके बाद ट्यूडर वंश खत्म हो जाता है, फिर आता है स्टुअर्ट वंश, और स्टुअर्ट वंश का पहला शासक बनता है आपका जेम्स प्रथम। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ के शासन काल में जो है तो ये कंपनी गठित होती है उनके घोषणा पत्र के अनुसार, और उनको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, और यही अधिकार फिर कालांतर में जेम्स प्रथम के शासन काल में अनलिमिटेड कर दिया जाता है, उसमें कोई समय पीरियड निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक है, तो पूर्व में व्यापार करने के समान सभी अंग्रेजों को, पहले तो सिर्फ कंपनी को थे और बाद में करके सभी अंग्रेजों को कर दिया गया 1674 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जुल्फिकार खां ईरानी दल से संबंधित है, सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल से है, निजामुल मुल्क तुरानी दल से है, और ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद अमीन खां, ये अफगानी दल से है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल सम्राट या मुगल जो गद्दी थी उस गद्दी पर कई सारे गुटों का प्रभाव हमें देखने मिलता है, और सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है आपका वो रहता है सैयद बंधुओं का। ठीक है ना, तो सैयद बंधु थे कौन? ये वाकई में वो हिंदुस्तान के ही वो मुसलमान थे। ठीक है ना, जिनका ज्यादा हस्तक्षेप रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, पहली बात देखें आप कि जुल्फिकार खां ये जो है ईरानी दल का ही था। जुल्फिकार खां ही वो पहला व्यक्ति है जिसने दक्कन के क्षेत्र में पहली बार स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का सपना देखा था, लेकिन हालांकि उसका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, और उस सपने को पूरा किसने किया? आपका निजामुल मुल्क ने। ठीक है ना, निजामुल मुल्क ने ही पहली बार हैदराबाद में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसका संबंध भी दुरानी दल से है। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका असंबद्ध है, वो गलत है। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसे उसकी चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि तथा स्पष्ट दृष्टि के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है? ठीक है, तो जब एक्चुअली हुआ क्या, अब ये जाट जो साम्राज्य था ये बेसिकली ये दिल्ली हो गया, आपका मेरठ है, आगरा, इन क्षेत्रों पर इनके जाटों का प्रभुत्व रहा है। ये बेसिकली ये किसानी करते थे, कृषि कार्यों में लगे हुए होते थे, लेकिन औरंगजेब की कृषि विरोधी नीति के कारण क्या है, इनमें विद्रोह की भावना फूट पड़ी और इन्होंने फिर विद्रोह करना चालू कर दिया, और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र जाट अपना क्षेत्र ही वो बना लिया। तो इनका नेतृत्व करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम मिलता है ऑप्शन नंबर ए में है आपका चूड़ामन। ठीक है ना, चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो उनके भतीजे जो है ऑप्शन में सी है बदन सिंह, इनके नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है, और अंत में फिर आपका आता है सूरजमल। तो सूरजमल को ही कहा जाता है क्या? जाटों का अफलातून, ऑप्शन नंबर बी। और महेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर डी में जो है तो बदन सिंह को ही महेंद्र की उपाधि प्राप्त हुई थी, है ना, तो बदन सिंह को ही कहीं कहीं पर हमें महेंद्र सिंह नाम देखने मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 8वां क्वेश्चन है कि सुमिलित सूची 1 और सूची 2 में को सुमिलित कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है सी नंबर। सी नंबर कैसे? अब पहली है आपकी अमृतसर की संधि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1809 होगा। ठीक है ना, जो अमृतसर की संधि हुई थी वो भी संभवतः रणजीत सिंह के मध्य और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है रंजीत सिंह, यहाँ पे रंजीत नहीं होगा, यहाँ पे रणजीत होगा। ठीक है ना,
तो रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 1839 में, ठीक है। फिर त्रिपक्षीय संधि जो होती है 1838 में, ये जो है तो अंग्रेजों, अफगान और साथ ही साथ सिखों के मध्य होती है, ठीक है। फिर पेशावर पर आधिपत्य, ये है 1823 में। तो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर 9वां है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, क्योंकि बेसिकली हम इतना ध्यान देकर के पढ़ते नहीं, क्योंकि इतने सारे आक्रमण होते हैं, जैसे सिंध का विलय हो, वर्मा का विलय हो, अफगान युद्ध हो, पंजाब हो, मैसूर हो, बहुत सारे हैं। तो किसके काल में कौन सा युद्ध हुआ, ये थोड़ा सा जानना टफ होता है ना। लेकिन अगर आप इतिहास को क्रमवार से अध्ययन करते हो तो चीजें थोड़ा सा समझ में हमें आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला है आपका लॉर्ड एलनबरो, ठीक है ना। अब इसका जो टाइम पीरियड मिलता है, अब आपको पता है कि जब हम ब्रिटिश गवर्नरों को पढ़ते हैं या भारत के गवर्नरों को पढ़ते हैं या वायसराय को पढ़ते हैं, तो हम 3 एक्ट को मोस्टली पढ़ते हैं ना। 1773 के अधीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर 1833 में फिर वो बंगाल के ना होकर के क्या हो जाते हैं, भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 का दिन है, ठीक है, उसमें वायसराय। तो वायसराय गवर्नर जनरल व्यक्ति तो एक ही है, बस उसका क्या पदनाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो गवर्नर जनरल भी है और वो वायसराय भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात थी, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब आप एक्चुअली लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही आपका क्या हुआ था, सिंध का विलय हुआ था, और इन्हीं के काल में जो है फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड एलनबरो, वो सही होगा, ठीक है। जब आप देखते हैं कि विलियम बेंटिक जब बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, उसके बाद आपका मैकॉफ बनता है, फिर ऑकलैंड आता है, ऑकलैंड के बाद फिर आपका बनता है एलनबरो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेसिडेंसी व्यवस्था का अंत निम्न में से किस एक्ट के तहत हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, प्रेसिडेंसी बटे हुए थे ना, बंगाल हो गया आपका, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। लेकिन अब 1833 का एक्ट आता है, उसमें ये प्रेसिडेंसी व्यवस्था को समाप्त करके अब भारत का एक ही गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा, ठीक है ना। और वो पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, कौन था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति कैनिंग के समय पर हुई थी, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। थोड़ा सा अगर नहीं याद आता है ना, तो थोड़ा सा चीजों को रिलेट करा करो। अब आपको पता है जो विलियम बेंटिक है, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, है ना, 1829, तो थोड़ा सा फिर वो कनेक्ट हो जाती है चीजें, ठीक है ना। तो चलो, तो इसमें भी अब ऑप्शन देखा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऐसा नहीं होगा, 1784 नहीं होगा, 1813 1833, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी 1833। अब इसमें कोई बात करने हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें क्या क्या हुआ था? हाँ, ठीक है, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी के संबंध में कुछ अधिकार, ठीक है। मतलब याद है आप लोगों को, ये बेसिकली मेरा मतलब है ना, जो कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आपका फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है। फिर 1813 के अधिनियम में क्या किया गया? 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। और मतलब एक ब्रिटिश धर्म गुरुओं को यहाँ ईसाइयों को, है ना, ईसाइयों को जो है भारत पर धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई 1813 के अधिनियम, ठीक है ना। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? ऑप्शन है भारतीय परंपरागत उद्योगों के विनाश, सभी, ऑप्शन बी है सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, ऑप्शन सी है धन का निष्कासन, या ऑप्शन डी है नीलुओं द्वारा भारतीयों के द्वारा किए गए व्यवहार। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धन का निष्कासन।
अब आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। इस पुस्तक में इन्होंने जो है धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दिया था। बेसिकली होता क्या है धन का निष्कासन, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। 3 नंबर में आप इसकी परिभाषा लिखो। बेसिकली जब किसी देश की मुद्रा को किसी अन्य देश में दिया जाता है, उसके बदले उस देश को कुछ भी प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो वही धन बहिर्गमन कहलाता है। फिर है क्वेश्चन 12 कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? एमजी रनाडे, रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये कथन था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर सी। फिर 20वीं सदी में नील विद्युत उद्योग का पतन हो गया, इसका मुख्य कारण क्या था? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, कृत्रिम नील का उत्पादन, क्योंकि वो स्वयं करने लग गए थे, इसलिए जो है तो नील उद्योगों का पतन हो गया। अब इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में बैंकों का स्वरूप क्या था? भारतीय थे, विदेशी थे, भारतीय विदेशी का मिश्रण था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर जब उपनिवेशिक शासनकाल चल रहा था उस समय पर बैंकों की जो स्थापना हुई उनका स्वरूप विदेशी ही था। विदेशी का कहने का मतलब क्या कि उनको चलाने वाले, वहां पर मुद्रा लगाने वाले कौन थे? वो विदेशी ही थे। अच्छा, भारत में पहला भारतीय मुद्रा द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और जो वास्तविक रूप से जो बैंकों का विकास हुआ हमारे भारत में, चाहे वो औपनिवेशिक शासन काल में हो, तो पहला जो बैंक था आपका वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है? पहला है वुड्स प्राइमरी शिक्षा, हंटर आयोग सेकेंडरी शिक्षा, फिर है रेले आयोग विश्वविद्यालय, और सेडलर आयोग निस्यंदन सिद्धांत का विरोध। तो अब थोड़ा सा वुड डिस्पैच के बारे में बात करें। वुड डिस्पैच किसके शासन काल में आया? इसको शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच आया 1854 में, और उस समय पर यहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में आया। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ प्राइमरी शिक्षा, तो बेसिकली इन्होंने प्राइमरी शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया था, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है ना। और स्त्री और पुरुष की शिक्षा की बात करी थी, बहुत सारी प्रावधान था उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग किसके शासन काल में आया? लॉर्ड रिपन के काल में आया, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हो सेकेंडरी शिक्षा, तो ये सेकेंडरी शिक्षा नहीं, चूंकि अभी तक जितनी बात हो रही थी वो विश्वविद्यालय शिक्षा पर हो रही थी, तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात की थी। इसके बाद ऑप्शन सी है रेले आयोग, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। रेले कमीशन किसके काल में आया? कर्जन के काल में आया, और 1904 में ही आपका विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट जो है वो पारित होता है, ठीक है ना। इसके बाद है सेडलर आयोग, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन जो सी है रेले आयोग, ये आपका सही होगा। फिर 16 नंबर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, हड़प्पा लिखा हुआ है वो हड़प है ना। हड़प नीति के तहत विभिन्न राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। सूची 1 राज्य और सूची 2 विलय वर्ष से सुमेलित कीजिए। अब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था आपका, कब से कब तक रहता है? 48 से 56 तक, ठीक है ना। और 56 6 तक, और 56 के बाद ही कैनिंग का समय चालू होता है, और कैनिंग के समय पर ही आपका विद्रोह शुरू होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद है 1856, अब किसके समय पर पारित हुआ? डलहौजी या कैनिंग? तो प्रस्ताव लाया जाता है डलहौजी के काल में, और वो प्रस्ताव पारित होता है कैनिंग के काल में, ठीक है। तो 56 होगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में लाया गया? तो डलहौजी, पारित हुआ तो कैनिंग, ठीक है। तो देख लो आप सूची यहाँ पर। अब जो कि जब आप लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की बात करते हो तो उसने कई सारे राज्यों को मिलाया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। फिर हड़प नीति क्या होती है ये भी आप मेंस के लिए पढ़ते हो, है ना। तो उसने पूरे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य थे उनको वो 3 भागों में बांट कर रखता है ना। एक ऐसे जो बड़े हैं उनसे वो लड़ नहीं सकता, तो उनको उसने छूट दे रखी थी।
कि दूसरे ऐसे हैं कि जिनको अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो बेसिकली ब्रिटिश सरकार से, हुकूमत से वो आदेश प्राप्त करके वो गोद ले सकते हैं, और तीसरे ऐसे छोटे राज्य थे जिनको अधिकार उसने दिया ही नहीं था। ठीक है, तो इस आधार पर उनको जो है तो मिला दिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इसमें जो नागपुर है, नागपुर में होगा 1853। बेसिकली ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ठीक है, 3412 ये सही होगा यहाँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब पहला ऑप्शन है सूची 1 में कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अब ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम था क्या? भारत 50 में इसमें प्रावधान किया था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम में, नहीं पता? इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाता है और वो ईसाई धर्म अपना लेता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको अपनी पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। बेदखल नहीं कर दिया जाए मतलब बेदखल वो नहीं होगा, उसको अपनी पिता की संपत्ति का वो उत्तराधिकारी होगा, भले ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। ठीक है, इसके साथ ही सर उसमें मतलब टैक्स में छूट मिल रही थी ना धार्मिक योग्यता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे प्रावधान हैं। ईसाई जो कन्वर्ट हो रहे थे हिंदू ईसाई में, तो उनको छूट दे रही थी मतलब टैक्स व्यवस्था वगैरह में, और उनको एक घर से टैक्स नहीं दिया जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो धार्मिक ऑप्शन ए है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ठीक है, आपको कूट बताना है, तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर सही होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आपका हो गया, और इसके बाद जो किंतूर विद्रोह है, ये लॉर्ड एमहेस्ट के शासनकाल में आया था। किंतूर विद्रोह का नाम कभी सुना है आपने? नहीं सुना? ये कर्नाटक में एक क्षेत्र था, क्षेत्र, और जो कि लगातार 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से वो अपना मुकाबला कर रहे थे। और वहां की जो एक महारानी, आपका नाम, जो शासिका थी, उनका नाम मिलता है रानी चिन्नम्मा। कभी सर्च करना पड़ना, रानी चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा ने ही विद्रोह का नेतृत्व किया था, चित्तूर विद्रोह में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद है सेना सम्मिश्रण योजना। ये जो है तो कैनिंग के समय में लाया गया। और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब होती है? बाजीराव द्वितीय का नाम सुना है? बाजीराव द्वितीय के बाद कौन पेशवा बनते हैं? लास्ट थे, लास्ट थे। उसके बाद एक व्यक्ति है, नाना साहब का नाम सुना है, नोनू पंथ का, और यही वो व्यक्ति है जो उनको पेंशन देने से मना कर देती है ब्रिटिश सरकार, और वो फिर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 1851 में जो है बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है। और फिर देखो अब कितना समय है, 6 साल बाद ही जो है तो वो क्रांति हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है जब आप आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखते हैं 1857 की क्रांति का, तो वहां पर बताते हैं कि चूंकि यह क्रांति जो है तो ये स्वार्थ निहित क्रांति थी, सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए थे। जिस लोगों ने जैसा विद्रोह किया, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो कहीं पर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 2 1 3 4। इसके बाद 18 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने करी। इंडियन एसोसिएशन है, ये भी आनंद मोहन बोस जो है और वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिल करके वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका डी नंबर 1 2 4 3, ये आपका सही होगा। ठीक है, फिर 19 है कि तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तेलंगाना, अब ये तेलंगाना अभी भी कहां पर आप देखते हो? हैदराबाद के क्षेत्र में, या तेलंगाना तो अब राज्य बन चुका है, हैदराबाद उसकी राजधानी, लेकिन तब तो वो तेलंगाना था ही नहीं, वो हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। ठीक है, तो 1946 से 51 के मध्य, मतलब आजादी के बाद भी यह आंदोलन लगातार चलता रहा। ठीक है, तो ये किया क्यों गया था? ऑप्शन ए है जमींदारों का अत्याचार, ऑप्शन बी है कम कीमत पर गल्ला वसूली, ऑप्शन सी है लगानों की दरों में वृद्धि, ऑप्शन डी है किसानों को भूमि से बेदखल करना।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें कि वो क्या जाता था कि बिल्कुल कि किसानों के द्वारा जो उपज की जाती थी उसको कम कीमत में खरीद करके और उनका शोषण किया जाता, जबरन वसूली की जाती थी उनसे। तो ये जो आंदोलन था ये बेसिकली कहा जाता है कि जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। बटाईदार का मतलब होता है किसानों का, और जो जोतदार होते हैं वो जमींदारों से मतलब है, ठीक है। तो आंदोलन तेलंगाना का संबंध किससे है? कम कीमत पर गल्ला वसूली, ऑप्शन बी। और इसी आंदोलन के उपरांत ही वहां के जो किसान थे उन किसानों ने इतना बड़ा विद्रोह किया कि उन्होंने हैदराबाद को एक रियासत के रूप में समाप्त करके और भारत में विलय करने की मांग भी की थी उस समय पर, ठीक है, हैदराबाद। फिर क्वेश्चन 20 है कि तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? ऑप्शन है मजदूरी बढ़ाना, सम्मानजनक व्यवहार की मांग, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग और जमींदारी प्रथा का अंत। तो तेभागा जो आंदोलन है वो 1946 में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल में। अब इसका नाम ही देखो कि क्या है, तेभागा, मतलब तेभागा से तात्पर्य आप लगा सकते हो 3 भाग, ठीक है। तो एक फ्लाउड कमीशन आया था, फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के आधार पर बंगाल के किसानों ने कर की दर को कम करके 1/3 करने की मांग की थी, और इसी मांग को ना माने जाने के विरोध में फिर उन्होंने क्या किया था, ये विद्रोह किया था, ठीक है। तो तेभागा का मतलब है 3 भाग, कि जो कर की लगान की जो दर है उसको आप कितना कर देंगे, 1/3 कर दें, ठीक है। तो जो 1/3 करने के लिए संघर्ष हो रहा है, तो मतलब उस समय पर 1/2 रहा होगा, तो ये स्थिति थी, ठीक है। फ्लाउड कमीशन कंपाराव एवं भवन सिंह के नाम यहाँ पर उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने ही तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल में। फिर 21 अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और कहां हुआ? तो 1935 बंबई, 1942 कानपुर, 1938 कलकत्ता और 1934 आपका है लखनऊ। तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1934 में हुआ और वो स्थान था लखनऊ, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बना था? बिल्कुल, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके जो महासचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे एनजी रंगारू, ठीक है। फिर क्वेश्चन 22 है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, सॉरी हाँ दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन में दिया हुआ है आपके गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने ही स्वदेशी राज्य की तुलना अच्छे से करी थी कि विदेशी राज्य भले ही कितना अच्छा हो उसकी तुलना में स्वदेशी राज्य कहीं गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति को समाप्त करके वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना, ठीक है। इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, इसीलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन था क्या? बिल्कुल, अगर कोई हिंदू है, अगर वो ईसाई हो गया है या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो पुनः जो है वापस आ सकता था हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इसीलिए आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वैदिक धर्म की पुनः शुद्ध रूप में स्थापना करना, ठीक है। बाकी आपको पता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका जो प्रसिद्ध नारा है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब महात्मा गांधी के बारे में क्या कहें, वो तो बस बरो और भरो बोलते हैं, है ना। और दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है आपका डी नंबर। फिर है 23, किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 1960 में होम रूल आंदोलन के दौरान ही उन्होंने यह नारा दिया था, 1916 में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 1907 का अधिवेशन जिसको हम बोलते हैं सूरत में जो हुआ था, सूरत की फूट, और एक हुआ था आपका 1916 में,
ये मिल गया, इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि यहाँ पर जो भी उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। अब देखें यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन था आपका क्या, अच्छा 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, होम रूल। फिर 24 है कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ, बताइए दोनों गुट नरम व गरम का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ। तो बिल्कुल ऑप्शन बी है, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। और 1907 में कौन थे? रासबिहारी बोस, ठीक है। अब सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूरत 1907 लखनऊ पढ़ लेना आप जो भी है। ये बेसिकली इसमें जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सम्मेलन है इस वर्ष हुआ, कहां पर हुआ और उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये सूची 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सूरत है 1907, ये आपको पता ही है, रासबिहारी बोस के वो अध्यक्ष थे। फिर लखनऊ का जो अधिवेशन है अंबिका चरण मजूमदार ने किया 1916 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए नंबर, ठीक है। फिर सरोजिनी नायडू भी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि भारतीय इतिहास में कितनी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 3 महिलाएं, बिल्कुल। 1917 में सबसे पहले बनती है एनी बेसेंट और उसके 8 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू और उसके 8 साल बाद 1933 में बनती है नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि पहली जो महिला है वो तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजिनी नायडू होंगी, ठीक है। कुल 3 इतिहास में महिलाएं बनी हैं, 1917, 1925 और 1933, 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए सही होगा आपका। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लगभग सभी भारतीय भाषाई अखबारों ने विरोध किया, बताइए जिनमें में से कौन से अखबार ने इसका समर्थन किया। तो अब थोड़ा सा ये देखना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, किसके शासन काल में आया, क्यों प्रतिबंध लगाया गया, किस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बेसिकली ये लाया गया। तो आप लॉर्ड लिटन के शासन काल में आप पहुंचते हो, उन्होंने ही इस एक्ट को लाया था। और बेसिकली इस अखबार को पत्र करने के लिए सोम प्रकाश जिनका प्रकाशन करते थे वो ईश्वर विद्यासागर, ठीक है। और इतना खौफ हो गया था इस एक्ट का कि तुरंत एक पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका, जिसने रातों रात अपना प्रकाशन का माध्यम मीडियम जो था भाषा को बदल दिया था, है ना, बिल्कुल बंगाली से करके तुरंत इंग्लिश में, इतना फास्ट उस समय पर तो मैं नहीं कर सकता अभी फिलहाल, है ना, ऐसा कर दिया। तो कौन सा अखबार था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? ठीक है, पायनियर। लॉर्ड लिटन को याद रखना आप, ठीक है ना, इसके शासन काल में आया। उनका काल जो था वो 1876 से लेके 1876 से लेके 80 तक था, और 80 के बाद फिर 84 के मध्य आते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन को जो है तो भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इन्होंने स्वयं कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से नहीं, मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्यों से करना, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत कुछ किया था। ये अभी तक आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, उन सब में ये काफी